नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं, जिन भाई साहब का नाम है वेक्टर, आगे भी कुछ लिखा है क्या, अलजेब्रा। बिल्कुल, तो वेक्टर अलजेब्रा हम शुरू करने वाले हैं, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10। इसमें होता क्या है, मेनली आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत साइंस में, दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो होती हैं जिनमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, और जिनमें केवल एक इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, मान लो केवल मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन नहीं दे रखी है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो दरअसल दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर और स्केलर। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि सर थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए। एग्जाम्पल लेके ये है कि मान लो मैंने किसी को बताया या आपको बताया कि यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो अभी जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी ये एक स्केलर इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो अब मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? मैंने आपको एक तो मैग्नीट्यूड बताया 5 किलोमीटर, साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दो चीज़ें बता दी, तो क्या हो गया, ये वाली क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, और पिछली वाली में क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड बताया था तो वो हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज, ये हम थ्रू आउट दी चैप्टर पढ़ते चलेंगे। जैसे ही जिस भी टॉपिक में हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी उनको हम वहीं पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे समय के साथ साथ, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे। अभी के लिए हम एक्सरसाइज 10.1 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, यानी हमें कुछ चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और वो क्या है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर का कोई डिस्प्लेसमेंट है, 30 डिग्री ईस्ट में है नॉर्थ के, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो आप देखिए जरा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 10.1 का, ये मैंने लाइन खींच ली, एक खींच ली हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी खींच ली वर्टिकल लाइन। क्लियर है? अब इस वाली लाइन पर इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ मुंह करके बैठे हैं, आपके पैर किधर हैं, आपके दांत किधर हैं, वैसे दांत तो मुंह की तरफ ही होंगे, लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये याद रखना है कि हमारी जो कॉपी है उस कॉपी में हमारे राइट हैंड की तरफ होगा ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वेस्ट, हमारे ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ और पीछे की तरफ होगा साउथ। क्लियर है? हमारी डायरेक्शंस हमेशा ऐसे ही ली जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है कुछ एक डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर का, और वो है किधर, 30 डिग्री ईस्ट में नॉर्थ से। तो ये है हमारा नॉर्थ, मैं गया यहां से 30 डिग्री, कितना गया मैं इधर से 30 डिग्री, तो देखो ये नॉर्थ से मैं 30 डिग्री गया किधर, ईस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री गया मैं ईस्ट की तरफ नॉर्थ से, तो ये था हमारा नॉर्थ, नॉर्थ से मैं 30 डिग्री गया ईस्ट की तरफ। क्लियर है? और इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए 40 किलोमीटर, तो मैंने यहां पर लगाया 1 2 3 और ये 4, 4 कट लगा दिए और ऐसे मैंने इसको रख दिया। इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया P। ठीक है? तो जो दरअसल हमारा OP है ना, ये एक डिस्प्लेसमेंट है जो कि 40 किलोमीटर का है, और किधर है, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ नॉर्थ से। अब आप कहोगे कि सर ये 40 किलोमीटर है, हमें कैसे पता? तो देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। मान लेते हैं आप कॉपी पर ये ग्राफ पेपर पर बनाते हो, तो ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर मान लिया है, तो ये 10 + 10 + 10 + 10 टोटल कितना हो गया, 40 किलोमीटर, और वही हमें रिप्रेजेंट करना था। क्लियर? तो ये 10 20 30 40 यानी 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री ईस्ट में नॉर्थ से। बात समझ में आ गई होगी? तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ओवर। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर, यानी नीचे कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं, उनको हमें क्लासीफाई करना है, मतलब अलग अलग करना है
किस में? एज स्केलर और वेक्टर। मतलब इनमें से हमें ये बताना है कि स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 kg, आप अच्छे से जानते हो 10 kg के साथ हमें वेट नहीं बताया हुआ, तो ये वाली जो वैल्यू है क्या हो जाएगी? स्केलर। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना के केवल एस लिख दे रहा हूँ। तो 10 kg एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी। इधर लिखा हुआ है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो देखो इसमें 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट ये हमारा डायरेक्शन भी दे रखी है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को मिला के बनती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वी यानी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? इधर देखते हैं 40 डिग्री। तो देखो 40 डिग्री में आपको मैग्नीट्यूड तो दिखेगा, डायरेक्शन नहीं दिखेगी, तो ये भी क्या हो गई हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ऐसे ही 40 वाट, ठीक, ये भी शायद चार्ज वगैरह कुछ होता है करंट से जुड़ा हुआ, इसमें भी कहीं पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गई हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अब 10 टू दी पावर -19 कूलम ये चार्ज होता है, शायद मैं गलत नहीं हूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है इतना चार्ज। ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन नहीं दे रखी। अब आगे लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये है एक्सेलरेशन। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन में भी तो, इसमें भी तो कहीं पर डायरेक्शन नहीं बता रखी। तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? जब आप बाइक चलाते हुए इसमें रेस देते हो ना, तो वो भी क्या है? एक्सेलरेटर है, यानी एक्सेलरेशन है। और जब आप ब्रेक लगा रहे होते हो तब भी हम क्या कर रहे होते हैं? उसको एक्सेलरेट ही कर रहे होते हैं, बस माइनस की तरफ। ठीक, आप कहेंगे इससे क्या, हमारी डायरेक्शन का क्या लेना देना हुआ? तो देखो बेटा, जब मैं रेस दे रहा होता हूं तो उसकी डायरेक्शन होती है बाइक जिधर चल रही है उस डायरेक्शन में, मतलब आगे की तरफ। और जब मैं ब्रेक लगा रहा होता हूं तो उसकी डायरेक्शन होती है पीछे की तरफ। मतलब एक्सेलरेट तो गाड़ी दोनों ही केसेस में हो रही होती है, जब मैं रेस दे रहा होता हूं तब भी और जब मैं ब्रेक ले रहा होता हूं तब भी। लेकिन जब रेस देता हूं तब डायरेक्शन होती है आगे की तरफ, और जब ब्रेक लगा रहा होता हूं तब डायरेक्शन होती है पीछे की तरफ। तो यहां पर अगर प्लस लगा होता है, इसका मतलब तो यह है कि गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और जब यहां पर माइनस लगा होता है इसका मतलब यह है कि ब्रेक लगा रहे हैं और गाड़ी रुक रही है। तो हम प्लस या माइनस से ही डिसाइड करते हैं कि इसमें डायरेक्शन है या नहीं। तो क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन है सामने की तरफ, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ नहीं आई हो तो आप याद कर लो, ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब इनमें से भी बताना है कि स्केलर कौन है और वेक्टर कौन। तो देखो बेटा, टाइम पीरियड यानी समय। समय तो आप जानते हो समय का डायरेक्शन से क्या लेना देना, तो बिल्कुल ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर बात करते हैं डिस्टेंस, यानी यहाँ से राया 15 किलोमीटर है। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ आई? कहीं भी नहीं, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुई। अब फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि दरअसल जब हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो हमें पता रहता है कि किस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे अगर मैं किसी को खींच रहा हूं तो फोर्स लगाने पर डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। तो दरअसल फोर्स के साथ डायरेक्शन हमें पता चलती रहती है, ठीक। तो फोर्स में क्या आ गया? v, ठीक है, एक्सेलरेशन। माफ करना, फोर्स क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। अब आगे आ गया वर्क डन, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बेटा आप याद कर लो, और आप चाहें तो कमेंट करके बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सब क्यों वेक्टर हैं और क्यों क्यों स्केलर हैं, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्या कह रहा है बेटा वो? इन फिगर अ स्क्वायर, ये कि स्क्वायर दे रखा है, मतलब चारों साइड इक्वल है। आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर, इसमें कुछ वेक्टर दे रखे हैं, हमें उनमें से आइडेंटिफाई करना है। कौन से वाले आइडेंटिफाई करने हैं? को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट से शुरू होते हो। अगर आप इधर देखोगे तो वेक्टर ए यहां से शुरू होता है और इधर तक जाता है, यहां पर एरो देख सकते हैं आप। वेक्टर डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से चलता है और यहां तक जाता है, इधर आप एरो देख सकते हैं। तो दरअसल वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुए, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? को इनिशियल। जो एक पॉइंट से शुरू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? को इनिशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा को इनिशियल का? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ये दोनों को इनिशियल हैं क्योंकि ये साथ में शुरू होते हैं। आगे बताने इक्वल वेक्टर,
इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि वेक्टर बी और वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। अब दोनों को देखिए, वेक्टर बी ऊपर से नीचे तक आता है, ये वेक्टर डी भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इन दोनों की डायरेक्शन है साउथ साइड में। वेक्टर बी और वेक्टर डी दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है यानी साउथ साइड में है, तो डायरेक्शन सेम हो गई। और ये भी स्क्वायर की साइड है और ये भी स्क्वायर की साइड है, तो दोनों की लेंथ भी बराबर हुई, तो मतलब लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर हुआ। तो इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी बराबर, मतलब कहें तो मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन भी सेम। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तब हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी क्या हो गए, इक्वल वेक्टर। आगे कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, ऐसे वेक्टर कौन से हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। कॉलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। और इक्वल का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, यानी जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, वही तो वो कह रहा है। तो देखो ऐसे वेक्टर बताने हैं कि जो कॉलिनियर तो हो, मतलब पैरेलल तो हो लेकिन इक्वल ना हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी को अगर आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल हैं। भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो दोनों कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल हैं। तो बिल्कुल वेक्टर ए और वेक्टर सी दोनों ही क्या हैं, कॉलिनियर हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाती तब ये इक्वल हो जाते, लेकिन अभी के लिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर जा रहा है ईस्ट में, ये इधर जा रहा है वेस्ट में, मतलब डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं हुए। डायरेक्शन भी सेम होती है ना बेटा इक्वल्स की। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी दोनों कॉलिनियर हैं, मतलब दोनों पैरेलल हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें बताना है ट्रू और फॉल्स। पहला वाला पार्ट, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस का ए आर कॉलिनियर। तो देखो बेटा इसकी बात है ये सही, क्यों, अगर कोई वेक्टर ए है वो जा रहा है ऐसे, और दूसरा जो वेक्टर होगा ना माइनस का वेक्टर ए, तो बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो ऐसे। मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो ये वाला वेक्टर होगा माइनस का वेक्टर ए, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी बिल्कुल बराबर और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, ये अगर ऊपर जा रहा होता तो ये नीचे जाता। मतलब जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो पैरेलल तो हो ही जाएंगे ना। मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस का ए दोनों कॉलिनियर होंगे, मतलब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो पैरेलल तो हो ही जाएंगे। बात समझ गए, तो कॉलिनियर होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे। तो इसका जवाब हुआ ट्रू। आगे बढ़ते हैं, टू कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि कोई भी दो कॉलिनियर वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। देखो इस बात का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई एक वेक्टर ऐसे हो, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जगह खाली करके। हो सकता है कि कोई एक वेक्टर इतना बड़ा हो और कोई दूसरा वेक्टर इतना बड़ा हो, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो और हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 5 हो। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, या फिर कहें कि क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए ये कॉलिनियर हैं, दोनों पैरेलल हैं इसलिए ये दोनों कॉलिनियर हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो इसका कोई लेना देना नहीं है कॉलिनियर होने से। कॉलिनियर होने के लिए केवल एक चीज़ चाहिए, डायरेक्शन सेम होना, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, कॉलिनियर होने के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम या फिर अपोजिट, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों कॉलिनियर हैं मतलब पैरेलल हैं, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि अगर कोई दो कॉलिनियर वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा। देखो इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ये वाला हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। ये क्या कह रहा था, दो कॉलिनियर वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल। देखो मैग्नीट्यूड से कॉलिनियर का लेना देना ही नहीं है, तो ये तो कुछ भी कहता गलत ही होता। इधर देखते हैं, दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो कॉलिनियर हो जाएंगे। देखो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो हो सकता है कि एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और एक वेक्टर ये है वेक्टर बी। हो सकता है इसकी भी लेंथ 2 हो, इसकी भी लेंथ 2 हो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया 2। लेकिन क्या ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये कॉलिनियर भी नहीं हुए। मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो कॉलिनियर होने से उनका कोई लेना देना
नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब लास्ट वाला, दो कॉलिनियर वेक्टर है, मतलब दो पैरेलल वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल हो जाएंगे? तो देखो जरूरी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, एक तो है वेक्टर ए और एक है वेक्टर सी, दोनों कॉलिनियर हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। देखो इसका मैग्नीट्यूड भी इतना है और इसका भी मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर है और कॉलिनियर भी हैं, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो हो सकता है कि दो कॉलिनियर वेक्टर्स हों, हो सकता है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेकिन फिर भी उनका इक्वल होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। तो एक पहले वाला पार्ट ट्रू है, बाकी के सब फॉल्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 ओवर। इसी के साथ ये है एंड हमारी आज की इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।